हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका के लिए हम वीडियो सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने ग्रामोद्योग के 2 पार्ट को कवर कर लिया है। आज हम ग्रामोद्योग का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। ग्रामोद्योग के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को पढ़ा था। आज की क्लास में हम उसी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम एक और नई योजना आज की क्लास में कवर करेंगे, वो है मिशन सौर चरखा। वो क्या है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। ये भी आपका MSME मंत्रालय के द्वारा ही चलाई जा रही योजना है और तो इससे क्वेश्चन आज की डेट में बन सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने सबको समराइज रूप में यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, वहां तक के पार्ट को कवर किया था। आज की क्लास में हम यहां से चालू करेंगे कि लाभार्थियों का चयन, यानी लाभार्थियों को तो पात्रता तो बता दी, लेकिन लाभार्थियों का चयन कौन करेगा वो हम देखते हैं। तो लाभार्थियों का चयन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर एक कार्यदल द्वारा किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत किसको लाभ मिलेगा, उसका चयन कौन करेगा, जिला स्तर पर एक कार्यदल द्वारा उसका चयन किया जाएगा। ठीक है। खादी एवं इस जिला स्तर के कार्यदल पर कौन कौन लोग शामिल होंगे? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो जिला स्तर पर जो कार्यदल है उसमें कहां के लोग शामिल होंगे? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जिसका मुख्यालय मुंबई में है, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जिसका मुख्यालय आपके रायपुर में है, जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के प्रतिनिधि जो हैं इस जिला स्तर के कार्यदल में शामिल होंगे। और इस कार्यदल की अध्यक्षता कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो लाभार्थियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? लाभार्थियों का चयन आपका जिला स्तर पर एक कार्यदल द्वारा किया जाता है। जिला स्तर के कार्यदल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। और इसमें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्यदल का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम देखते हैं गतिविधियों की नकारात्मक सूची, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे उद्यमों को लाभ नहीं मिलेगा। वो इस सूची में जितने भी उद्यम शामिल है, अगर इससे व्यापार से संबंधित या इसके उद्योग से संबंधित कोई भी कार्य हो तो उसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ नहीं मिल सकता। तो वो कौन कौन है, ये लिस्ट भी बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है मीट, यानी वध करके तैयार किया हुआ, मीट यानी मांस, वध करके तैयार किया हुआ से जुड़े उद्योग, यानी मीट से जुड़े या मांस से जुड़े उद्योग जो है उनको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ नहीं मिल सकता। मीट का प्रसंस्करण यानी मैन्युफैक्चरिंग, डिब्बा बंदी या मांसाहारी खाद्य परोसना। ठीक है, जैसे कि आप मांस रहते हैं, आजकल आप देखे होंगे मांस को जो है बेचा जाता है, डब्बे में उसको डाल के बेचने की भी प्रक्रिया चालू हो गई है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ढाबे में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, वहां पर भी आपको मांस परोसा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी उद्यम है जहां पर मांस से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। सेकंड है बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन व बिक्री, यानी बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि कोई भी नशीली वस्तु चाहे वो बना रहा हो या बेच रहा हो, इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। थर्ड है कोई ऐसा होटल या ढाबा जहां शराब या मांसाहारी भोजन परोसा जाता है। कोई भी होटल चाहे या ढाबा, जैसे बार होते हैं वहां पर आपको देखे होंगे कि आपको आसानी से शराब दी जाती है, बार में मांस परोसा जाता है। तो कोई भी ढाबा या होटल जहां पे मांस या शराब या तो दोनों में से कोई एक परोस रहा हो या दोनों को परोसा जा रहा हो, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगला पॉइंट है कच्चे माल के रूप में तंबाकू का प्रयोग, ताड़ी निकालना व बेचना। कौन शामिल होगा? कच्चे माल के रूप में जो तंबाकू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और या ताड़ी निकालने या बेचने का काम करते हैं, वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। अगला पॉइंट
चाय, कॉफी, रबड़ आदि जैसे फसलों बागानों की खेती से जुड़े कोई भी उद्योग या व्यापार, रेशम पालन, बागवानी, फूलों की खेती, ये सब भी उद्योग या जो ये सब काम है, ये आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। कौन कौन? कोई भी बागवानी फसल, चाय, कॉफी, रबड़ आदि जैसी फसलों बागानों की खेती से जुड़े उद्योग या व्यापार, रेशम पालन, जो रेशम के कीट का पालन किया जाता है, फिर उससे जो है कोसा निर्माण भी किया जाता है, ठीक है, बागवानी, फूलों की खेती, ये सब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र नहीं है। अगला पॉइंट, मत्स्य पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन जैसे पशुपालन से जुड़ा कोई भी उद्योग या व्यापार, ठीक है, मत्स्य पालन होता है, सूकर पालन होता है, आपका मुर्गी पालन होता है, ऐसे पशुपालन से रिलेटेड कोई भी काम के लिए आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पैसे नहीं मिल सकते। और अगला पॉइंट है 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन की थैलियों का विनिर्माण, यानी 20 माइक्रोन की मोटाई से कम मतलब मोटाई वाली पॉलीथीन का अगर आप निर्माण करते हैं तो आप जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। उससे अधिक मोटाई वाले वो पात्र होते हैं, क्योंकि 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाली जो पॉलीथीन होती है वो पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, तो इसी के लिए जो है इसको इस योजना के अंतर्गत बैन किया गया है। क्लियर है? तो ये है आपका गतिविधियों की नकारात्मक सूची, यानी कौन कौन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे, वो लिस्ट मैंने यहाँ पर बता दी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए जितनी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे पेपर में पूछी जा सकती थी उसको मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं मिशन सौर चरखा। मिशन सौर चरखा क्या होता है वो अब देखते हैं। देखिए, जब मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, जब मैंने ग्रामोद्योग को 7 प्रकार बताए थे तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी, रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पढ़ाया था 6वें नंबर में। कौन सा? रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। उसके अंतर्गत मैंने एक पॉइंट बताया था, नवीनीकृत ऊर्जा या आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों से रिलेटेड काम, वो भी ग्रामोद्योग की श्रेणी में आते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ग्रामोद्योग के 7 प्रकार में 6वां प्रकार ये था। तो आप देखिए मिशन चरखा बोला गया है, तो मिशन सौर चरखा जो बोला गया है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं सौर यानी ये क्या हुआ, सौर, ये सूर्य की ऊर्जा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके कौन से टाइप में आ रहा है? 6वें टाइप में आ रहा है। कौन सा? आपका रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा ये। तो ये भी किसकी श्रेणी में आएगा? सौर चरखा। ये भी आपका एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामोद्योग की श्रेणी में आएगा। क्लियर है? तो याद रखिए मिशन सौर चरखा का प्रारंभ 2016 में बिहार के नवादा जिले से हुआ था। मिशन सौर चरखा का संचालन का प्रारंभ 2016 में बिहार के नवादा जिले से हुआ था। उसके बाद जब बिहार में सबसे पहले ये देखा गया कि इसको सक्सेस मिल रही है तो उसके बाद क्या किया गया, वर्ष 2018-19 में और 19-20 के दौरान 50 सौर चरखा क्लस्टर निर्माण का अनुमोदन किया गया। कितने? 2018-19 और 19-20 में 50 सौर ऊर्जा या सौर चरखा क्लस्टर निर्माण का अनुमोदन किया गया, यानी पूरे देश में 50 सौर चरखा क्लस्टर बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, एमएसएमई मंत्रालय ने सौर चरखा इकाई को ग्रामोद्योग के रूप में घोषित किया। जैसे कि मैंने आपको बताई ग्रामोद्योग का जो 6वां टाइप है वो क्या था, रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो उसके अंतर्गत जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था उसमें मैंने बताया भी था नवीनीकृत ऊर्जा या गैर पारंपरिक ऊर्जा, तो उसके अंतर्गत सौर ऊर्जा आती है। तो यहाँ पर जो है एमएसएमई मंत्रालय ने सौर चरखा जो क्लस्टर या इकाई का निर्माण किया जा रहा है उसको ग्रामोद्योग के रूप में घोषित कर दिया, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला पॉइंट, सौर चरखा क्लस्टर 8 से 10 किलोमीटर परिधि पर स्थित गांव का समूह होगा। जैसे कि मैंने आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये सब में बताए हुए, क्लस्टर क्या होता है, गांव का समूह होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 8 से 10 किलोमीटर परिधि में जितने भी गांव आएंगे उनको मिलाकर क्या कर दिया जाएगा, सौर चरखा क्लस्टर बनाया जाएगा। तो ऐसे कितने क्लस्टर निर्माण किए जाने का लक्ष्य, 50 सौर क्लस्टर या सौर चरखा क्लस्टर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। क्लियर है? तो यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर परिधि में जितने भी गांव आ रहे हैं सबको मिलाकर एक सौर चरखा क्लस्टर बना दिया जाएगा। आगे, प्रत्येक क्लस्टर में 200 से 2042 लाभार्थी होंगे, यानी प्रत्येक क्लस्टर में जो कारीगर होंगे उनकी संख्या मिनिमम 200 होगी, मैक्सिमम 2042 लाभार्थी हो सकते हैं।
तो कारीगर कौन कौन होगा? कत्तीन होगा। कत्तीन यानी जो सूत को काटने का काम करते हैं, धागे को काटने का काम करते हैं। बुनकर, जो आपका सूत कट गया, धागे बन गया, अब धागे को बुनना भी तो पड़ेगा। अगर आप धागे को बुनेंगे नहीं, यानी फैब्रिक का निर्माण नहीं करेंगे, कपड़े का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे जो आपका मुख्य रूप से चरखों से जो खादी वस्त्र बनता है, तो पहले तो धागा बनाया जा रहा है, अब पूरे धागे को जोड़कर कपड़े का निर्माण किया जाएगा। तो बुनकर क्या करेंगे? उसी जो यहाँ से कत्तीन जो सूत काट रहे हैं, बुनकर उसको बुनकर एक कपड़े का निर्माण करेंगे, और स्टिचर उसको सिलने का काम करेगा, स्टिच लगाने का काम करेगा, और अन्य कारीगर। तो यहाँ पर एक क्लस्टर के अंतर्गत 200 से 2042 लाभार्थी होंगे। कत्तीन, बुनकर, स्टिचर व अन्य कारीगरों को इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है? तो प्रत्येक कत्तीन को 10 तकुए के 2 चरखे दिए जाएंगे। प्रत्येक कत्तीन को 10 तकुए के 2 चरखे दिए जाएंगे। तकुआ क्या होता है? चरखे में एक लगा ऐसा लोहे का, मतलब एक बोल लीजिए नुकीली चीज होती है जिससे सूत को काटा जाता है। ठीक है, सूत का निर्माण आप देखेंगे जैसे कपास से रुई का निर्माण होता है। ठीक है, उसी रुई से यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आपका सूत निर्माण किया जा रहा है, धागों का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक कत्तीन को, यानी जो सूत काटने का काम करते हैं और सूत जो आपका बनाने का काम करते हैं, उसको 10 तकुए का 2 चरखा दिया जाएगा। यानी प्रत्येक चरखे में 10 वो नुकीले ब्लेड लगी होंगी, या जिसको आप तकुआ बोल रहे हैं, तो नुकीला चीज होता है जिससे आपका वो जो धागा रहते हैं यहाँ के कट जाता है। क्लियर है? तो ऐसे 10 तकुए के 2 चरखे दिए जाएंगे, और 2 चरखों को मिलाकर 1 यूनिट बोला जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक कत्तीन को 10 तकुए के 2 चरखे दिए जाएंगे। आगे पॉइंट, अब इस योजना का उद्देश्य देखते हैं। मिशन सौर चरखा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में सौर चरखा क्लस्टर के माध्यम से मुख्यतः महिलाओं व युवाओं को रोजगार सृजित कर उनका समग्र व दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करना। तो जैसे हमने कल भी बताया था, जब मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बताया था, तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवा रहते हैं, वो पलायन करके शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं या दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं काम की तलाश में। तो वो काम की तलाश में बाहर ना जाए, उनको वहीं पर अपने क्षेत्र में ही काम मिल जाए। तो वैसे ही यहाँ पर भी कि ग्रामीण क्षेत्र में सौर चरखा क्लस्टर के माध्यम से मुख्यतः महिलाओं व जो युवाएं हैं उनको रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि उनका समग्र और दीर्घकालीन विकास हो सके और वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। सेकंड है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना व पलायन को रोकना। ये भी मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि पलायन हो रहा है उसको रोकना, और अगर वहां पर वो गांव में रहकर ही काम करेंगे तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत भी होगी। अगला पॉइंट है स्थायित्व हेतु कम लागत, नवीन प्रौद्योगिकी व प्रक्रियाओं का लाभ उठाना। अब देखिए, पहले चरखा जो होता था हाथ से चलाते थे, ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगता था। अब आ गया सौर चरखा। सौर चरखा क्या है? हम सोलर ग्रिड से पावर, वहां पर जो सौर ऊर्जा आ रही है सोलर ग्रिड से, वहां पर हम सौर ऊर्जा को संचित कर लेंगे। अब उस सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? चरखे को चलाएंगे। अब हमारा जो हाथ से चरखा चल रहा था वैसा नहीं, अब वो सोलर एनर्जी से वो चरखा चल रहा है, तो उसी को यहाँ पर बांटा जा रहा है। ठीक है, तो स्थायित्व हेतु कम लागत व नवीन प्रौद्योगिकी आ गई। नवीन प्रौद्योगिकी आई कि नहीं? नया यहाँ पर खोज हुआ कि नहीं? वह प्रक्रियाओं का लाभ उठाना। तो ये सौर चरखा जो पुरानी प्रक्रियाएं थी आपका खादी के वस्त्र बनाने के, सूत काटने के या उसकी बुनाई के, वो सबको यहाँ पर पलट दिया गया, और यहाँ पर जो है नई नई तकनीक लाई जा रही है आप वस्त्रों के निर्माण के लिए। क्लियर है? तो अब देखते हैं सौर चरखा के आपका खर्चा कितना आता है और कितनी सब्सिडी मिलती है। तो सौर चरखा जो होता है वो 45,000 रुपए प्रति चरखा होता है। प्रति चरखे का मूल्य क्या होता है? 45,000 रुपए। एक सौर चरखे का रेट है 45,000 रुपए, और उसमें से क्या कर रही गवर्नमेंट? 15,750 रुपए प्रति चरखा सब्सिडी दे रही है। यानी जो बाकी पैसा है वो लाभार्थी खुद लगाएगा। 15,750 रुपए प्रति चरखा सब्सिडी दे रही है। तो चरखे से क्या होता है? यार्न का उत्पादन होता है, यानी धागे का उत्पादन होता है, सूत का उत्पादन होता है। तो सौर चरखा 45,000 रुपए प्रति चरखा रेट है, उसमें से 15,750 रुपए चरखे में सब्सिडी आ जा रही है। क्लियर है? बाकी लाभार्थी खुद लगाएगा या बैंक से ऋण लेकर उसको लगा सकता है। अब ये यार्न का उत्पादन हो गया, यानी धागे का उत्पादन हो गया, सूत का उत्पादन हो गया। अब धागे से क्या करेंगे? बुनकर धागा जोड़कर एक कपड़े का निर्माण करेंगे, यानी फैब्रिक का निर्माण करेंगे। तो यार्न से फैब्रिक निर्माण के लिए कौन सी मशीन है? सौर करघे। सौर करघे क्या करेंगे?
अब जो सूत काट दिया है यहाँ पे, उस सौर चरखे से जो सूत कटा है, अब वो सूत को जोड़कर एक फैब्रिक बनाएंगे। फैब्रिक बनाने के लिए जो मशीन यूज हो रही है वो है सौर करघे। ठीक है, यानी ये करघा भी किसके माध्यम से चलेगा? सोलर एनर्जी के माध्यम से चलेगा। तो सौर करघे जो आते हैं वो 1,10,000 रुपए प्रति सौर करघा का रेट है, लेकिन यहाँ पर उसमें 38,500 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। 1,10,000 रुपए का सौर करघा का रेट है प्रति सौर करघा, लेकिन उसमें 38,500 रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। बाकी आप बैंक से ऋण लीजिए या आप स्वयं की पूंजी लगाकर वहां पर इसको कर सकते हैं। तो प्रति क्लस्टर में 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में वर्क सेट के निर्माण हेतु 1,20,00,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करी, प्रत्येक क्लस्टर में एक वर्क सेट तो होगा जहां पर सभी लोग मिलकर काम करेंगे, तो उस इकाई को 20,000 वर्ग फुट में न्यूनतम, यानी उस वर्ग सेट का जो आपका न्यूनतम क्षेत्रफल है वो 20,000 वर्ग फुट होना चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है। और उस क्षेत्र को बनाने के लिए, उस वर्ग सेट को बनाने के लिए गवर्नमेंट 1,20,00,000 रुपए की अधिकतम वहां पर पूंजी दे सकती है। अगर आपका उससे कम में वर्ग सेट बन जा रहा है तो पूरा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। 1,20,00,000 से ज्यादा पैसा लग रहा है उसको बनाने में वर्ग सेट को, तो 1,20,00,000 गवर्नमेंट देगी, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा। तो उस वर्ग सेट को निर्माण करने के लिए भी पैसा गवर्नमेंट दे रही है। उसका जो न्यूनतम क्षेत्रफल होगा 20,000 वर्ग फुट होगा, और अधिकतम कितना पैसा गवर्नमेंट दे सकती है? 1,20,00,000 रुपए दे सकती है प्रति एक वर्ग सेट को बनाने में। तो प्रत्येक क्लस्टर में एक वर्ग सेट बनेगा, तो 50 क्लस्टर बोला जा रहा है, तो कितने 50 वर्ग सेट बनेंगे ओवरऑल टोटल। क्लियर है? और साथ ही 50 किलोवाट क्षमता का सोलर ग्रिड की स्थापना भी गवर्नमेंट वहां पे करवाएगी। यानी अब ये 50 किलोवाट क्षमता का सोलर ग्रिड में पावर को मतलब रखा जाएगा। जो पावर सौर एनर्जी से आ रही है उसको वहां पे कंज्यूम करके कहां पे लाएंगे? ठीक है, या कहां पे स्टोर किया जाएगा? सोलर ग्रिड में। अब वो सोलर ग्रिड क्या करेगा, जब ये सौर चरखों ये सब का प्रयोग करेंगे तो वहां से एनर्जी इनको दे दी जाएगी। तो वहां पर आपका अलग से ही सोलर ग्रिड गवर्नमेंट 50 किलोवाट का वहां पर स्थापित करेगी। क्लियर है? तो हर क्लस्टर में 50 किलोवाट क्षमता का सोलर ग्रिड स्थापित होगा, और इस सोलर ग्रिड से ही आपकी जो बिजली है किसको दी जाएगी? इस वर्ग सेट जो भी हो रहा है वहां पर काम करने के लिए बिजली दी जाएगी। क्लियर है? तो ये है आपका मिशन सौर चरखा। तो सौर चरखा और सौर करघा के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी दे रही है, और प्रत्येक क्लस्टर में मिनिमम 200 लोग और मैक्सिमम 2,042 लोग वहां पर काम करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर वो खादी की वस्तुएं बनाएंगे, क्योंकि चरखे से जो सूत बन रहा है सूत को काटेंगे, और सूत को काटने के बाद बुनेंगे, उससे फैब्रिक का निर्माण करेंगे, फिर उसकी स्टिचिंग करेंगे और उसको बेचेंगे। क्लियर है? और जो भी बेचेंगे मार्केटिंग भी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा कर दी जा रही है। कोई स्थानीय स्तर में स्वयं बेचना चाहते हैं तो खुद बेच सकते हैं। गवर्नमेंट को भी कपड़े की सप्लाई जो है वो इनके माध्यम से कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा है उनको अपने स्थानीय तौर पर ही रोजगार देने के लिए मिशन सौर चरखा कार्यक्रम लाया गया। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।